गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मुद्रा अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति, भारतीय मौद्रिक नीति, भारतीय मौद्रिक नीति की परिभाषा, उनके उद्देश्य, उनका महत्व, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि भारतीय मौद्रिक नीति में जो केंद्रीय बैंक का बड़ा महत्व इसमें दिखाई देता है, जो हेनरी जॉनसन, एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री, मुद्रा अर्थशास्त्र में, जो हेनरी जॉनसन कहते हैं कि मौद्रिक नीति उस आशय से है जो केंद्रीय बैंक सामान्यतः आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुद्रा को पूरा नियंत्रण, मुद्रा के पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा का विस्तार, जो चलन का विस्तार और चलन का संकुचन करने की व्यवस्था मौद्रिक नीति में बताई जाती है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत सभी मौद्रिक निर्णयों एवं उपायों को सम्मिलित किया जाता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए जो मौद्रिक निर्णयों एवं उपायों को सम्मिलित किया जाता है, उससे मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित बनाया जाता है। मौद्रिक प्रणाली, देश की मौद्रिक अर्थव्यवस्था प्रभावित बनाकर उसको एक तंदुरुस्त की जाती है, मजबूत बनाई जाती है। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है कि मुद्रा की पूर्ति के लिए या चलन अथवा जो साख है, मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए, उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए मुद्रा प्रणाली की जाती है या मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो यह नीति देश की सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत मौद्रिक नीति बनाकर उसका मूल्य स्तर सापेक्षित स्थिरता में लाया जाता है। सापेक्षित स्थिरता में, सापेक्षित स्थायित्व में लाया जाता है और विनिमय दरों में स्थायित्व निर्माण करना या स्थिरता निर्माण करना, यह प्रक्रिया मौद्रिक नीति में बदलाई जाती है, जिससे आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास होता है। मौद्रिक नीति सुदृढ़ बनाकर देश का आर्थिक विकास निर्माण किया जाता है, आर्थिक स्थिरता उसमें लाई जाती है एवं रोजगार की एक समुचित व्यवस्था देश में निर्माण की जाती है। रोजगार की नियंत्रित एवं समुचित व्यवस्था देश के अंतर्गत देश में निर्माण की जाती है, जिससे जनता का कल्याण होता है, जनता का हित होता है। तो मौद्रिक नीति को निश्चित एवं अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है। मौद्रिक नीति निश्चित एवं अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है। इसमें एक काल सापेक्षता, देश में जो परिस्थिति निर्माण होती है, एक अच्छी स्थिति निर्माण होती है, तो मौद्रिक नीति एक नियंत्रित और समुचित ढांचे में काम करने योग्य होती है, ऐसा मानना पड़ता है। और मौद्रिक नीति में अगर जब सुधार होता है तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन कई बार देश की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के संकट, आपातकाल आती है, भूकंप आती है, महामारी आती है, बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदा जब आती है, तब मौद्रिक नीति, देश की सरकार की बनाई हुई मौद्रिक नीति हिलने लगती है। कई प्रकार की समस्याएं या बाधाएं उसमें आती है, तो सरकार को कई प्रकार की समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मौद्रिक नीति का ढांचा बनाने के लिए या मौद्रिक नीति के उद्देश्य बनाने के लिए कई प्रकार के उपाय, कई प्रकार की मशक्कत करनी पड़ती है सरकार को। जैसे कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला उद्देश्य है
कीमतों में स्थायित्व लाना, कीमतों में स्थायित्व लाना, प्राइस स्टेबिलिटी निर्माण करना। तो कीमत स्थायित्व का जो तात्पर्य है, कीमतों के अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकना होता है। देश की अर्थव्यवस्था में जब उतार चढ़ाव आते हैं, मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति निर्माण होती है, देश में जो मौद्रिक उतार चढ़ाव होते हैं उसको हम व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र का जो उतार चढ़ाव जब दिखाई देता है, तब अत्यधिक उतार चढ़ाव रोकने के लिए कीमतों में स्थायित्व लाना बड़ा आवश्यक होता है। और कीमत स्तर इस प्रकार की होनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि विनियोजककर्ता के पास उत्साह निर्माण होना चाहिए। जो विनियोक्ता है, जो विनियोक्ता वर्ग है, उनका उत्साह निर्माण हो और विनिवेश, उनके तरफ से विनिवेश बढ़े और उपभोक्ता वर्ग के लिए न्यायोचित एक न्यायप्रिय व्यवस्था निर्माण सरकार के माध्यम से निर्माण हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में कीमतों के निरंतर उतार चढ़ाव से विनियोग, उत्पादन, आय, प्रभावी मांग एवं राष्ट्रीय आय पर व्यापक प्रभाव पड़ते रहता है। और मौद्रिक नीति में आवश्यक परिवर्तन करके, देश की अर्थव्यवस्था के मौद्रिक नीति में आवश्यक परिवर्तन करके कीमत स्तर, वस्तु और सेवाओं के कीमत स्तर को नियंत्रित करके उसको प्रभावित की जा सकती है। और इस अर्थव्यवस्था को, इस टाइप के मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, स्थायित्व निर्माण होता है, पूरा नियंत्रण सरकार के माध्यम से नियंत्रण और सुनिश्चितता निर्माण की जाती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में गति निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है, सरकार द्वारा बनाई जाती है। तो जिससे वस्तु और सेवाओं के कीमतों में स्थायित्व निर्माण करना, यह उद्देश्य मौद्रिक नीति का माना जाता है। दूसरा जो उद्देश्य है मौद्रिक नीति का, वह विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, विनिमय दरों में स्थायित्व निर्माण करना। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स, तो स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट किस तरह से होती है? तो विनिमय दर में स्थायित्व निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य जो माना गया है, जिन जिन देशों में विदेशी विनिमय की दर अस्थिर होती है, जैसे कि अविकसित राष्ट्र में विनिमय दरों की अस्थिरता काफी मात्रा में पाई जाती है, जैसे भारत है, नेपाल है, भूटान है, जो अविकसित राष्ट्र है दुनिया में, जो अविकसित राष्ट्र में विनिमय दरों की अस्थिरता काफी बड़े पैमाने में दिखाई देती है। तो यो विदेशी पूंजी, जो अन्य देशों से विदेशी पूंजी का प्रवाह बड़ी मात्रा से अवरुद्ध होते रहता है, अनियंत्रित होते रहता है, जिससे इन देशों में, जैसे कि भारत जैसे अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए बहुत सारी वित्तीय कठिनाइयां निर्माण हो जाती है। और ये कठिनाइयां दूर करने के लिए, आर्थिक विपत्ति या आर्थिक संकट का सामना करने के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है, जिसके द्वारा विनिमय दरों में स्थिरता लाना, यह उद्देश्य मौद्रिक नीति का पाया जाता है। तो ये दूसरा उद्देश्य मौद्रिक नीति में स्थिरता लाना, यह मौद्रिक नीति का दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य है पूर्ण रोजगार में प्राप्ति करना, पूर्ण रोजगार में प्राप्ति लाना, जैसे कि अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट निर्माण करना। किसी भी देश में, जैसे कि दुनिया के किसी भी देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं पाई जाती,
पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं पाई जाती, लेकिन आर्थिक विकास और प्राकृतिक साधनों के अनुकूलतम उपयोग करने के लिए यह पूर्ण रोजगार की अवस्था निर्माण करने का प्रयास बहुत सारी विकसित राष्ट्रों की सरकारें हमेशा करती रहती है, और जिसमें बचत और विनियोग में साम्य स्थापित करते समय पूर्ण रोजगार को लक्ष्य रखा जाता है। पूर्ण रोजगार को लक्ष्य रखकर मौद्रिक नीति का जो स्वाभाविक उद्देश्य जो होता है, जैसे कि विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, कीमतों में स्थिरता लाना, या पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना, आर्थिक विकास निर्माण करना, मुद्रा की तटस्थता निर्माण करना, या आय में स्थिरता निर्माण करना, ऐसे कई प्रकार के मुद्रा मौद्रिक नीति के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यह नीति मौद्रिक नीति साबित होती है। केस जो लोकप्रिय अर्थशास्त्री, मौद्रिक अर्थशास्त्र में लोकप्रिय अर्थशास्त्री केस ने कहा है कि मुद्रा और साख के उचित प्रबंध द्वारा पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति का समर्थन बड़ी मात्रा में किया जाता है, और वास्तव में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करते बिना देश की राष्ट्रीय आय का उच्चतम स्तर प्राप्त नहीं हो सकता। तो देश का राष्ट्रीय आय का उच्चतम स्तर निर्माण करने के लिए देश में उद्योजकता निर्माण करना, औद्योगिकरण, जो नवीनतम प्रकार का औद्योगिकरण होना, चारों तरफ औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, जिससे रोजगार बढ़े। कृषि की मात्रा, कृषि के क्षेत्र में बड़ा रोजगार निर्माण करने के लिए नए तरह से कृषि नीति को ध्यान देना बहुत उचित समझा जाता है। तो इस तरह से आर्थिक विकास को निर्माण करने के लिए पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्माण करना, यह मौद्रिक नीति का उद्देश्य माना जाता है। आर्थिक विकास करना, नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, आर्थिक विकास करना। जब मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है, तो उसमें उच्च आय स्तर प्राप्त करने के लिए जो भी नीति देश की और मौद्रिक नीति ध्यान में रखकर मुद्रा का नियंत्रण और मुद्रा का नियमन करना, यह सरकार का दायित्व होता है। और मौद्रिक नीति आर्थिक विकास से जो उतार चढ़ाव जो दिखाई देता है, आर्थिक उतार चढ़ाव रोकने के लिए मौद्रिक नीति आर्थिक स्तरों का उतार चढ़ाव रोकने के लिए बनाई जाती है। और आर्थिक नीति को इस तरह से बनाया जाता है कि देश में जो व्यापार चक्र हो, या आर्थिक उच्चावचन कहते हैं उसको, आर्थिक उच्चावचन या आर्थिक उतार चढ़ाव रोकने के लिए या प्रतिबंधित करने के लिए इस मौद्रिक नीति के शस्त्र को अपनाया जाता है। और संतुलित आर्थिक विकास की प्रक्रिया द्वारा देश में विकास दर को ऊंचा उठाया जा सकता है। तो संतुलित आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी स्टडी करना, अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। आर्थिक विकास में वृद्धि निर्माण करने के लिए, आर्थिक विकास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट निर्माण करने के लिए प्रभावी ढंग से बचत प्रक्रियाओं को उत्प्रेषित करना, प्रोत्साहित करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और विनियोक्ताओं के लिए, उपभोक्ताओं के लिए विनिवेश करने की मात्रा कैसी बढ़े, विनिवेश करने का ढंग किस तरह से निर्माण हो, विनियोक्ताओं के लिए नई सुयोजित नीति, बचत निर्माण करने के लिए सुनियोजित नीति निर्माण होनी चाहिए, जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति के द्वारा जो आर्थिक विकास करने का उद्देश्य सफल किया जाता है। तो आर्थिक विकास निर्माण करना, यह उद्देश्य भी मौद्रिक नीति का होता है।
पांचवा मुद्दा उसमें बताया जाता है कि मुद्रा की तटस्थता निर्माण करना, मुद्रा की तटस्थता निर्माण करना, न्यूट्रल मॉनेटरी सिस्टम निर्माण करना, न्यूट्रल मनी निर्माण करना, मुद्रा की तटस्थता निर्माण करना एक उद्देश्य माना जाता है। इसमें कुछ अर्थशास्त्री के अनुसार मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा की तटस्थता होना चाहिए, तटस्थता, मुद्रा की तटस्थता होना चाहिए, और देश में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना कुछ अर्थशास्त्रियों का है। देश में मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि नहीं, मौद्रिक व्यवस्था को स्थिर रहना चाहिए, मौद्रिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नई मुद्रा नहीं होनी चाहिए, जो मुद्रा बनाई है वही चिरकाल रहनी चाहिए, मुद्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है। लेकिन ये जो देश की अर्थव्यवस्था इससे अस्त व्यस्त नहीं होगी, ऐसा भी मानना है। प्राध्यापक होम जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा का सृजन एवं विनाश मांग और पूर्ति में साम्य को बिगाड़ देता है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा उन्होंने कथन किया है कि मुद्रा का सृजन एवं विनाश मांग और पूर्ति में साम्य को बिगाड़ देता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य इस संतुलन को बनाए रखना होना चाहिए। मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए होना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। तो इस स्थिति में मुद्रा की तटस्थता होना बहुत जरूरी होता है। आर्थिक, देश की अर्थव्यवस्था में जो आय में स्थिरता रहना, देश की अर्थव्यवस्था में जो आय में स्थिरता निर्माण करना, स्टेबिलिटी इन इनकम, ये भी एक उद्देश्य मौद्रिक नीति का माना जाता है। तो इसमें मौद्रिक नीति व्यापार चक्रों पर नियंत्रण लगाकर, देश की जो वर्तमान व्यापार चक्र की नीति को नियंत्रण लगाकर जनता की आय में अस्थिरता को कम किया जा सकता है। देश में आर्थिक विषमता है। भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में बड़ी मात्रा में आर्थिक विषमता दिखाई देती है, और इस आर्थिक विषमता को कमजोर करने के लिए देश के व्यापार चक्रों पर बड़े पैमाने में नियंत्रण लगाकर जनता की आय में अस्थिरता को कम करना, यह भी एक उद्देश्य इसमें पाया जाता है। और जिससे ये जो इसमें अंकुश लगाकर मुद्रा के प्रचार, मुद्रा का प्रसार और मुद्रा का संकुचन, इस दोनों स्थिति में अस्थिरता कमजोर करना, यह उद्देश्य मौद्रिक नीति का होना चाहिए, है ना। आय में स्थिरता लाना, देश की संतुलित अर्थव्यवस्था बनाकर देश में रोजगारिता निर्माण कर सभी नागरिकों को अगर रोजगार मिलने लगा या संतुलित अर्थव्यवस्था निर्माण हुई तो देश में ना गरीबी रहेगी, ना दरिद्रता रहेगी, ना कोई आर्थिक विषमता रहेगी। देश में एक संतुलित आर्थिक व्यवस्था निर्माण कर लोगों का जीवन यापन बढ़ेगा, जीवन यापन में सुधार होगा, या जीवन यापन में एक नियंत्रण सरकार द्वारा अगर होता है तो देश की आय में बड़ी मात्रा में स्थिरता आने लगती है। जो बड़े विकसित राष्ट्र में जो आय में स्थिरता दिखाई देती है, तो वैसे समृद्ध राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता अविकसनशील राष्ट्र में जैसे भारत देश में आर्थिक स्थिरता लाने में एक सहायक, मौद्रिक नीति एक सहायक होती है। तो नेक्स्ट जो उद्देश्य माना जाता है वो बचत एवं विनियोग में साम्य निर्माण करना, साम्यता लाना। बचत एवं विनियोग में साम्य यानी इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो इस स्थिति में मौद्रिक नीति का उद्देश्य है बचत एवं विनियोग में साम्य बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में
जो साम्य बनाए रखने के लिए पूर्णतः रोजगार के लक्ष्य को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। देश की सरकारी यंत्रणा रोजगार की व्यवस्था को दिन ब दिन बढ़ाकर मौद्रिक नीति द्वारा जनता के आय में बढ़ोतरी करके बाजार की अपूर्णताओं को दूर करना, यह उद्देश्य मौद्रिक नीति का होता है। तो बाजार की अपूर्णताओं को दूर करने के लिए बचत को प्रोत्साहन देना, जनता को या विनिवेशकर्ताओं को बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से जो नियंत्रित स्थिति निर्माण करके बचत के लिए प्रोत्साहन का कार्य करके विनियोग को भी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए या विनिमयता यानी उसमें विनियोग की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य मौद्रिक नीति हमेशा करती है। तो इसमें विकास के लिए साधन उपलब्ध करना, विकास के लिए साधन उपलब्ध करना, यह भी एक उद्देश्य मौद्रिक नीति का माना जाता है। टू प्रोवाइड रिसोर्सेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड रिसोर्सेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो विकसनशील देश में विकास के लिए वित्तीय साधनों का जो भी अभाव रहता है, वो अभाव, वित्तीय साधनों का अभाव दूर करके मौद्रिक नीति उच्च मात्रा की या उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आवश्यकतानुसार, सरकार के आवश्यकतानुसार मुद्रा एवं साख की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है और आर्थिक विकास में सहायता प्राप्त की जाती है या सहायक होती है, आर्थिक विकास में सहायक होती है। इस तरह से विकास के लिए साधन उपलब्ध निर्माण करना बहुत जरूरी होता है। कुशल भुगतान यंत्र, मौद्रिक नीति क्या है? कुशल भुगतान यंत्र माना जाता है, इफिशिएंट पेमेंट मैकेनिज्म माना जाता है। तो देश के आर्थिक विकास के साथ साथ देश के आर्थिक विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था का मौद्रिक क्षेत्र बड़ा व्यापक हो जाता है। और ये व्यापक मौद्रिक अर्थव्यवस्था व्यापक जब होती है तो उसमें ऐसे स्थिति में मुद्रा प्रणाली जैसे कि भुगतान यंत्र कुशलता से संचालित किया जाना बहुत जरूरी होता है। और भुगतान यंत्र कुशलता पूर्वक संचालित करके उसमें वैशिष्टीकरण लाना, उसमें विनिमय की हानि को दूर करना, विनिमय के हानि को दूर करने की प्रक्रिया उसमें पाई जाती है। और इस तरह से मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रा प्रणाली की कुशलता को बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति बहुत आवश्यक होती है। तो मुद्रा प्रणाली की कुशलता को बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीति और कुशल भुगतान का यंत्र बड़ा महत्वपूर्ण और कुशल माना जाता है। इस तरह से मौद्रिक नीति के उद्देश्य को विवेचित किया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको इस तरह से विवेचन किया है। तो मौद्रिक नीति की सीमाएं, मौद्रिक नीति की मर्यादाएं, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। जो सरकार इस देश की, भारत देश की जो सरकारें हैं, आर्थिक विकास एवं स्थायित्व निर्माण करने के लिए, इन मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या सफल बनाने के लिए मौद्रिक नीति सरकार द्वारा बनाई जाती है या अपनाई जाती है। किसी भी देश में मौद्रिक नीति का प्रभाव, उच्च कोटि का प्रभाव निर्माण होना जरूरी है। और विकसित राष्ट्रों के लिए जब यह मौद्रिक नीति बनाई जाती है तो विकसित राष्ट्रों के साथ साथ विकसनशील देशों के लिए भी अधिक प्रभावी
जब मौद्रिक नीति बनाई जाती है तो विकसनशील राष्ट्र में मौद्रिक नीति प्रभावी और सफल नहीं दिखाई देती, जिससे जो जिन सीमाओं का, जिन मर्यादाओं का जो उसमें सभी मात्रा में जिस मर्यादाएं दिखती है, तो विकसनशील राष्ट्रों में अधिक प्रभावित मौद्रिक नीति नहीं दिखाई देती। उसमें काफी मर्यादाएं दिखती है, जैसे कि मुद्रा और पूंजी बाजार का पर्याप्त विकसित न होना। देश में, विकसनशील राष्ट्र में पूंजी बाजार पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं होता है, क्योंकि देश में दरिद्रता, आर्थिक विषमता, जो बेरोजगारी, इस तरह से अगर प्रश्न होते हैं, भ्रष्टाचार या सामाजिक अन्याय अत्याचार, इस तरह से अगर बढ़ते हैं तो देश की विकसनशील राष्ट्र में, जैसे भारत जैसे देश में, पूंजी बाजार तंदुरुस्त नहीं होता है। तो पूंजी बाजार को प्रभावित करने के लिए मौद्रिक नीति की सिद्धांत का अनुकरण करना होता है और देश की जनता को अवेयर करना एक सरकार का एक उत्तरदायित्व होता है। तो बैंकिंग प्रणाली का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। विकसनशील राष्ट्र में जब मौद्रिक नीति निर्माण होती है तो बैंकिंग स्थिति, हमारे देश में बैंक, अभी वर्तमान स्थिति देखी तो बैंकों की हालत कई तरह से नाजुक बन चुकी है। आर्थिक हालत बैंकों की बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि एनपीए, बैंकों ने जो ऋण दिया है, ऋण बांटा है, आवंटित किया है, उससे एनपीए बड़ी मात्रा में इंक्रीज हो रहा है। उसके कारण पर्याप्त मात्रा में बैंकों का विकास नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय आय का कम होना, जिस देश में, जिस भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में राष्ट्रीय आय बड़ी मात्रा में बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि बढ़ती हुई बेरोजगारी और आर्थिक विषमताओं के कारण या कई प्राकृतिक आपदा के कारण राष्ट्रीय आय पर इसमें काफी इफेक्ट होता है। तो राष्ट्रीय आय का कम होना, ये भी एक मौद्रिक नीति की मर्यादाएं दिखाई देती है। साख पत्रों का कम उपयोग होना, साख पत्रों का कम उपयोग होना, देश में ऋण पत्रधारियों में साख का निर्माण होना चाहिए। हमारे देश में जो ऋण पत्रों का बाजार बड़े पैमाने में होना चाहिए। साख पत्रों का नियंत्रण भी सरकार की प्रक्रियाओं में सबसे नियंत्रित और उचित होना चाहिए। विदेशी मात्रा का कम होना, विदेशी व्यापार, जिसे विदेशी व्यापार, विदेशी बाजार कहते हैं हम, विदेशी व्यापार जब कमजोर होता है या बड़े पैमाने में नहीं होता है, तब मौद्रिक नीति में कमजोरी आती है। देश की सरकार को मौद्रिक नीति जब लागू होती है तो मौद्रिक नीति में काफी बाधाएं होती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बड़ी नए नए तरीके से ट्रीटी करना, जो इंटरनेशनल ट्रीटी करना, या हम कहते हैं कि उसमें हम विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, निर्यात, आयात, निर्यात, एक्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी को बड़ा महत्व देना जरूरी है, जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार मजबूत होगा और विदेशी मुद्रा देश में बड़ी मात्रा में आनी चाहिए। तो जनाधिक्य की स्थिति, जब देश की जनसंख्या अनियंत्रित होती है तो मौद्रिक नीति उस देश में सफल नहीं होती। व्यापार शेष का प्रतिकूल होना, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं उसको, संतुलित व्यापार निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था ऐसे नाजुक स्तरों पर कभी कभी आ पाती है, जैसे प्राकृतिक महामारी या जो कोविड-19 कहते हैं, वो उस तरह से महामारी निर्माण होना, या देश में जनाधिक्य की स्थिति निर्माण होना, विदेशी व्यापार असंतुलित होना, या आर्थिक उच्चावचन निर्माण होना, या सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में बढ़ता है। उस स्थिति में कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी, इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार असफल होती है, तब मौद्रिक नीति को बड़ी मात्रा में हानि होती है। तो मौद्रिक नीति की स्थिति नाजुक या कमजोर होने लगती है और सरकार उसमें असफल दिखाई देती है। तो काला बाजार दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, सट्टेबाजी दूर करने के लिए, इन समस्याओं को हल करने के लिए कई सरकारें, राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें असफल होती है
तो मौद्रिक नीति उसमें कमजोर होती है, मौद्रिक नीति असंतुलित होती है। तो इस तरह से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभाव न होना, भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है और 65% लोग कृषि पर निर्भर है, कृषि और उसके उद्योगों पर निर्भर है। तो ऐसे स्थिति में अगर अन्य धान्य में या जो फार्मिंग, जो क्रॉपिंग में अगर इकोनॉमिक या क्राइसिस अगर आता है, अगर देश की कृषि अर्थव्यवस्था में अगर संकट आता है, तो तब मौद्रिक नीति उसमें कारगर साबित नहीं होती। मौद्रिक नीति केवल साधन है, अंतिम लक्ष्य तो आर्थिक विकास माना जाता है, स्थिरता मानी जाती है। लेकिन रिजर्व बैंक, कई बार रिजर्व बैंक ने अवगत किया है, रिजर्व बैंक के कई गवर्नर, जैसे कि गवर्नर ने कई प्रकार की आदेश जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी निर्माण करने के लिए या मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किया है। वो कहते हैं कि अगर कोई संदेह नहीं है तो मौद्रिक नीति प्रशंसकों को द्वारा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान उसका दिखाई देता है। और महत्वपूर्ण योगदान तब दिखाई देता है जब उसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति न हो, इसका महत्व सर्वसामान्य जनता के हित के लिए और देश की मौद्रिक नीति संतुलित और नियंत्रित और नियमित बनाकर देश की आर्थिक स्थिरता निर्माण करना, देश में पूर्ण रोजगारिता निर्माण करने का प्रयास करना, या ऐसे कई प्रकार के उद्देश्य मैंने जो बताया, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मौद्रिक नीति एक खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नहीं होती, तो देश में मौद्रिक नीति काला बाजार, सट्टे बाजार, जमाखोरी, ऐसी मौद्रिक नीति को देश में प्रभावित नहीं की जाती। तो इस तरह से जब रिजर्व बैंक के गवर्नर भी मौद्रिक नीति को ठोस बनाने के लिए या कारगर करने के लिए कई मात्रा में उपाय सुझाव देते हैं, उपाय बतलाते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से सस्ती एवं महंगी मौद्रिक नीति, इस पर भी हम गौर करेंगे। मैं यहाँ मेरा लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।